कोहिस्तानी साहब पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है या अब आप लोग भी एक डिस्टेंस महसूस करते हैं इनके साथ? हम समझें कि अभी भी वो एक अंदर खाने बहुत सी चीज़ें मिलकर आप लोगों ने की हैं पिछले कुछ अरसे में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है या बिल्कुल एक ऑपोजिशन के उस पर चली गई है पीपल्स पार्टी? क्योंकि ये तो पीटीआई के साथ कुर्बतें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पीपल्स पार्टी की। देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक मंशूर है और वो उनके ज़रूर हम उनके वोट से ये हुकूमत बनी है। उनकी सपोर्ट आज भी हमें है, आज भी कानून साजी में सपोर्ट की है। तो ये जो हमारा इत्तेहाद है ये 2022 से ये हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली के लिए, मैं समझता हूँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत से कोई शिकायत होती है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या पॉलिसीज़ पे कोई इख्तलाफ होता है तो वो खुल के इज़हार भी करते हैं। तो यही जमहूरियत है, यही मैं समझता हूँ इस तरह हुकूमत को सपोर्ट मिलती है और हम उनके डे टू डे जो इश्यूज़ होते हैं या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करते हैं। एक कमेटी बनी हुई है जिसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो ये पार्लियामेंट का हुस्न है कि ये गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर होती है या इत्तेहाद के फॉर्म अंदर 47 इत्तेहादी की तरफ से आपकी हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहना तो जमहूरियत का हुस्न नहीं है या सियासत का हुस्न नहीं है ना कोहिस्तानी साहब। ये तो आप लोगों के मैंडेट के ऊपर बड़ा सीरियस सवाल है जो पीपल्स पार्टी उठा चुकी है और अब जाकर पीटीआई से हाथ भी मिला रही है, जिस पीटीआई का ये मौकिफ है कि आप लोगों के पास मैंडेट नहीं है हुकूमत में बैठने का। देखिए, ये बयानिया जो फॉर्म 47 का झूठा बयानिया है, ये पीटीआई का बयानिया है, वो हम दोनों के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूँ इलेक्शन मॉम के दौरान पीपल्स पार्टी ने जब जेके में या जीबी में इलेक्शन हो रहा था ये बयानिया ज़रूर उन्होंने अपनाया है। मगर आप देखें अब जब 10 अगस्त के बाद जब इलेक्शन हो गए हैं एजेके भी, तो मैं समझता हूँ इस बयाने में कोई दम नहीं है। बात ये है कि इसी फॉर्म 47 के सारे एमएनए, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी एमएनए, मौलाना फजल रहमान साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, कोई फार्म, मैं खुद एमएनए हूँ, फार्म 40 के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। जिसके पास फार्म 47 है वही आती है। एक इलेक्शन का एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करके आते हैं। इसको इन्होंने एक मजाक उड़ाया, एक मौमजोई की, इसको गलत इस्तेमाल किया। तो ये पीटीआई तो इस तरह के बयानिया या इस तरह का झूठ का खेल खेलती रहती है। तो मैं समझता हूँ इसका हक़ायक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस बयाने में दम है। बाकी पार्लियामेंट के अंदर सब मौजूद है, एक दूसरे के मैंडेट का भी एहतराम करते हैं, खुल के बात भी करते हैं। आज भी देखें वज़ीर आज़म ने काबीना में अपोजिशन को दावत दी है और आज खुद चल के गए हैं पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के पास, उन्होंने खुशाइंदा उनके बयान को वेलकम किया है। तो हम तो चाहते हैं कि अमलन पीटीआई आगे आए, किसी शख्स के डायरेक्शन के बगैर, जो उनके पास पार्लियामेंट के अंदर जो मैंडेट है वो खुद फैसले करे, अपोजिशन लीडर हाथ बढ़ाएं और हाथ मिलाएं वज़ीर आज़म से, तभी जमहूरियत आगे बढ़ेगी, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। अगरचे आप किसी शख्स, किसी के अना के पीछे आप मजबूर होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह ये असेंबली में बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मुस्बत बातें कर रहे हैं कोहिस्तानी साहब। आप तो मैं समझता हूं ये नुकसान जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में अगर ना बैठना, ये नुकसान अवाम का है, पाकिस्तान का है। तो मैं समझता हूँ बेहतर अपोजिशन कर सकते हैं अगरचे उस बिजनेस का हिस्सा होके पीटीआई आगे बढ़े, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा है, पार्लियामेंट के लिए भी अच्छा है। कोहिस्तानी साहब इतनी मुस्बत आप बातें कर रहे हैं कि मेरे पास तो ये टॉक शो का माहौल ही नहीं, बड़ी फ्रेंडली बातें हो रही है। तो मैं नईम साहब आपकी तरफ आती हूँ ये बात लेकर के प्राइम मिनिस्टर की ऑफर को आप कितना संजीदा ले रहे हैं। एक क्विकली नादिर गबोल साहब को यहाँ पे शामिल करते हुए कि आप गबोल साहब, कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम था वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर लगा था फॉर्म 47 का, आज आपने सिंगल आउट कर दिया मुस्लिम लीग नून को। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो अब अचकज़ई साहब से मुलाकात है, पीटीआई से राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद बनाने जा रही है बाकायदा तौर पे इन हालात में पीटीआई के साथ? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और माजी में भी हमारी सियासत आपने देखी होगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सिखाया हमें मफाहमत की साथ, उसमें भी कंसिडर एवरी ऑप्शन ऑन द टेबल। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अपनी अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी के साथ भी इत्तेहाद बिल्कुल बन सकता है फ्यूचर में।
और सियासत का हुस्न ही ये है कि सबको अगर साथ लेकर चलें तो इसमें हर किसी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका फ़ायदा होता है, मुल्क का फ़ायदा होता है। जहाँ तक फॉर्म 47 का इल्ज़ाम बिल्कुल शुरू में पीटीआई ने सब पे ही लगाया था तकरीबन, जो सीटें वो हारी थी, हर सीट पे उन्होंने लगाया था कि इस सीट पे फॉर्म 47 से अगले पार्टी को, कहीं पे शायद जमाते जेयूआई को भी इल्ज़ाम लगाया होगा, कहीं पे शायद एमक्यूएम को भी इल्ज़ाम लगाया होगा। पर हम पीटीआई की इस आवाज़ को फिर सेकंड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन-सी सीट्स हम्म। पे फॉर्म 47 के एमएनएज़ को या एमपीएस को जिताकर ऐवानों में पहुँचाया है, और हम इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट को इस बुनियाद पे भी चैलेंज करें कि उनके पास मैंडेट ही नहीं है, जिस चोरी-शुदा मैंडेट को वो इस्तेमाल कर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के इलेक्शंस को चोरी करना हुआ, चाहे वो सूबों की बातें करना हुआ, चाहे वो अलग-अलग सूबों में अलग-अलग किस्म के अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं। तो हम टफ टाइम ज़रूर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑलरेडी काउंटडाउन तो स्टार्ट कर लिया है। काउंटडाउन अगर मेरे हिसाब से उन्होंने 20 से स्टार्ट किया था, तो आज काउंटडाउन जो है वो 11 या 10 पे पहुँच चुका होगा, एंड विथिन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ ये हम्म। काउंटडाउन फिर तेज़ी से मज़ीद ड्रॉप होते जाएगा, और हुकूमत को मज़ीद मुश्किल टाइम हम देते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे वो बिल्कुल नहीं निभाए उन्होंने। हमने मिलकर सोचा था कि आवाम के बहबूद और फलाह के लिए काम करेंगे, आवाम को रिलीफ़ देंगे, मगर आज भी मेरी फैमिली का जो हलका है लियारी, वहाँ पे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आज भी कराची की सड़कों में हम्म। धरने हो रहे हैं, जो बयान आए थे हुकूमती बेंचेस की तरफ मज़ीद सूबे बनाने की, तो एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग स्मूथली फॉर द गवर्नमेंट, और हम इन तमाम चीज़ों को इन ड्यू कोर्स एंड टाइम और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू पुट अप करेंगे, ऐवानों में भी और सड़कों पे भी। चले, फिर इसमें यह भी मद्देनजर रखना होगा कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के बेसिक आइडिया की तो पीटीआई मुकम्मल हिमायत करती है, जिसका आप लोग इसका टॉपिक का जिक्र भी नहीं सुनना चाहते। तो नईम हैदर साहब, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। तमाम गुफ्तगू जैसे हुई, पहली बात तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ अब रब्ता कर रही है, ये आपका इल्ज़ाम फॉर्म 47 का क्या पीपल्स पार्टी पर भी नहीं, क्या अब आप लोगों के इंटरेस्ट सेम हो चुके हैं? और ये पीपल्स पार्टी की फिर क्या मौका परस्ती नहीं जो नून लीग के खिलाफ वो फॉर्म 47 के हवाले से बात करते हो, इलेक्शन शफाफियत की बात करें, या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब असूली पोजीशन अपना रही है? देखिए, बात यह है कि जो कुछ 2 ढाई 3 सालों के अंदर हुआ, चाहे कश्मीर में, चाहे टीएलपी के साथ, चाहे पीटीआई के साथ, चाहे फ़लस्तीन के हक में निकलने वालों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, माशी तौर पर या दहशतगर्दी बढ़ी, गुर्बत हुई, महंगाई हुई, सारा कुछ हुआ। ये तमाम जमातें उसमें शामिल थीं जो इक़्तिदार के अंदर थीं। पीपल्स पार्टी अगर वोट ना देती तो कभी भी ये इक़्तिदार के अंदर ना बैठते दोनों मिलके, हुकूमत कभी भी ना बनती शहबाज शरीफ की, कभी वो वज़ीर आज़म ना बनते, मरीम नवाज़ वज़ीर आला ना बनती। इन्होंने वोट दिया, तो लिहाजा ये मौक़िफ़ हमारा जो था फॉर्म 47 वाला, वो अभी भी बरकरार है। और पीपल्स पार्टी से भी अगर बात होगी तो यही होगी कि न आने वाला जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर कराया जाए, न इलेक्शंस की तरफ जाएँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ। जमहूरियत हो, जिसको अवाम मुंतखब करे वो हुकूमत बनाए। इस अलायंस का या बातचीत का मकसद ये नहीं है कोई मिल के हुकूमत बनाने का फैसला किया गया है या किया जाएगा, बल्कि ये है कि जिसको लोग चूज करें वो रिप्रेजेंटेटिव हों। बात सिंपल है। दूसरी ये चीज़ें देखें, जो नून लीग है, रहनुमा कह रहे हैं जी कि हमें फॉर्म 47 का एक बयानिया बनाया गया था, वो बयानिया तो कामयाब हो गया ना। आज आप अवाम में, मोहल्लों में, गली में चले जाएं, आप पूछें लोगों से कि क्या शहबाज शरीफ साहब सीट जीते हुए हैं, तो लोग कहेंगे कि नहीं, हारे हुए हैं। वो पूछे नवाज शरीफ साहब सीट जीते हुए हैं, तो कहेंगे नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद से 70,000 से आए हुए, हालांकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और जेल के अंदर पाबंद सलासर हैं। महर शराफत से मरीम नवाज साहब आ रही हैं। देखिए, असल इशू ये है कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया कि ऐसी मुआशी टीम लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोग लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। उन्होंने कौन सा ठीक कर दिया? आज आप देख लें पाकिस्तान में अवाम का हाल क्या है। किसान हो, मजदूर हो, फैक्ट्री वाला हो, ताजर हो, हर बंदा अपनी जगह पर रो रहा है। लोग मुल्क से फैक्ट्रियां खत्म करके बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त 2 ढाई सालों के अंदर जा चुके हैं। तो ये क्यों हुआ है? इसी वजह से हुआ है कि लाकानूनियत है, जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आई नहीं है। अगर ये तमाम चीजें बहाल होंगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा, और हमारी जदोजहद यही है। तीसरी ये चीजें इन्होंने कहा जी कि कोई कैदी, खान साहब के हवाले से मैं बात फिर से करना चाहूंगा क्योंकि आज एक अहम मामला चल रहा है। कहीं पर ये बार नहीं है कि कोई कैदी जेल में होगा तो उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, चाहे जेल मैनुअल पाकिस्तान का, चाहे पाकिस्तान का आइन, कहीं पर बार नहीं है। अगर रूल 195 की बात करें, 197 की बात करें, वहां पर भी बार नहीं है। और मंडेला रूल्स कहते हैं
कि कोई कैदी अगर जेल के अंदर होता है तो उसके हकूक सलब नहीं हो जाते, खास तौर पर सेहत को लेकर, इलाज को लेकर। वो जहां से मर्जी है, चाहे यानी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको समझता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ठीक नहीं हो रहा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी मर्जी के डॉक्टर से करा सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ सेट हुआ है जिसका हम हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का। वहां के ये रूल्स हैं जो वाज़ेह कहते हैं कि हर कैदी को हकूक हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।